Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard history lesson number 1, that is sources of history. So students, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा, ये आप पढ़ चुके हो, 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होती हैं। वही सारी चीज़ें जो मटेरियल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज एंड रिटर्न सोर्सेज, वो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम की जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी, वहाँ का कल्चर कैसा था, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री देखिए कब स्टार्ट होती है, हम कह सकते हैं जो एंशियंट था, एंशियंट अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो वैदिक काल था, वो सारी चीज़ें जो राजा महाराजा हुए, उसके बाद हमने मुग़ल पीरियड जो देखा वो मिडिवल पीरियड, मिडिवल हिस्ट्री था। लेकिन अभी जो हम देखेंगे अंग्रेज़ों का जो किस तरीके से जो हमारा देश में वो गुलाम हुआ किस तरीके से, और फिर जो स्ट्रगल चालू हुआ आज़ादी का, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और वही होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, 3 टाइप्स की होती हैं, तो हम मतलब हमने पहले ही देख लिया है कि एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अभी इस 8th स्टैंडर्ड में आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ने वाले हो। ओके, सो वी हैव स्टडीड द सोर्सेज ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो आपने पढ़ लिया है सोर्सेज ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या सोर्सेज मिले, उससे हमें किस तरह से कल्चर पता चला उस टाइम का, एंशियंट और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का, वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इस साल मतलब 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ने वाले हो कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके क्या क्या सोर्सेज हमें मिले हैं। हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब आज से कुछ सालों पहले, 100 सालों पहले किस तरीके से था हमारा जो इंडिया था, किस तरह से आज़ादी मिला हमें, किस तरह से यहाँ पे जो लोग एक एक करके यहाँ पे, अगर हम बात करें यूरोप के धीरे धीरे लोग आए, जो पुर्तगीज़ थे, जो डेनिश थे, जो डच थे, जो ये सारे लोग जो अंग्रेज़ थे, किस तरह से आए और यहाँ पे कब्जा जमाया। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने किस तरह से हमें गुलाम बनाया, फिर किस तरह से आज़ादी हमें मिली, वो सारी चीज़ें हमारी आती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। ओके, सो ये हम पढ़ने वाले हैं इसमें। So historical sources include material, written and oral sources. So historical sources की अगर हम बात करें तो ये तीनों तो हमें मिला है मॉडर्न हिस्ट्री में भी, मटेरियल, रिटर्न एंड ओरल सोर्सेज, ये तीनों हमें मिला है। सिमिलरली सोर्सेज बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल आर इंक्लूडेड। लेकिन अगर हम बात करें जब अंग्रेज आ गए थे यहाँ पे, तो उनके पास भी बहुत ही टेक्नोलॉजी थी, उनके पास भी कैमरा वगैरह होता था, और उस टाइम पे यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें जो फ़ोटो जो खींचते हैं या फिर जो वीडियो, ऑडियो, विजुअल, ये सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थी जितना आज है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें तो इन सब का जो कह सकते हैं इन्वेंशन हो चुका था। इसके लिए हमें ये सारे सोर्सेज भी मिलते हैं। क्या क्या? वीडियो, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो। तो आपने देखा भी होगा कि किस तरह से गांधी जी की जो दांडी यात्रा है, इन सब के रियल क्लिप्स हैं, रियल वीडियो क्लिप्स हैं। ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस उन्होंने जो स्पीच दिए हैं वो भी है। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो आज़ादी के बाद जो उन्होंने स्पीच दी है वो भी है। तो उसका रियल सब हमारे पास फ़ोटोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं और ऑडियो भी मौजूद हैं। तो ये सारे सोर्सेज भी हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मिलते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें क्या मिडिवल पीरियड या एंशियंट में मिलता था, मिला है? नहीं मिला है, क्योंकि उस टाइम पे वो सारी चीज़ें नहीं थी। अब हम बात करते हैं मटेरियल सोर्सेज। वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एट्सेट्रा। क्या होते हैं मटेरियल सोर्सेज में? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वेरियस मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मतलब कि जो स्मारक होते हैं, या जो लाइक जो मतलब कि मॉन्यूमेंट्स मतलब आपको पता है जो स्मारक होते हैं या जो किले वगैरह होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वो उनकी बात हो रही है। प्लेसेस अलग अलग जो जगह हैं, कॉइन्स, ठीक है, स्कल्पचर, ये सारी जो मूर्तियाँ होती हैं, ये सब होते हैं मटेरियल सोर्सेज के। ठीक है, ये सब मटेरियल सोर्सेज होते हैं। सो कैन बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, नाउ बिल्डिंग एंड प्लेसेस, मटेरियल सोर्सेज की ही बात कर रहे हैं, जिसमें कि बिल्डिंग एंड प्लेसेस की बात कर रहे हैं। The period of modern Indian history is believed as period of European, especially the British rulers and governance of princely states. तो ये बात करें अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो इस टाइम का जो टाइम था वो
टाइम था यूरोपियन की। मैंने आपको बताया जब यूरोप आने लगे यहाँ पे, वही से स्टार्ट होता है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। स्पेशली जब ब्रिटिश रूलर्स यहाँ पे आ गए, जब यहाँ पे रूल करने लगे पॉलिटिकली, यहाँ पे वो लोग खुद रूल करने लगे और हमें यहाँ पे अब जैसे कि वो राजा बन गए और हमें प्रजा बना लिया हमारे ही देश में आके। तो वो लोग थे प्रिंसली स्टेट्स, जो लाइक जो राजकुमार वगैरह थे, जो राजा वहाँ के लोग थे, प्रिंस वगैरह, वो यहाँ पे आके गवर्न करने लगे, यहाँ पे आके राज करने लगे इंडिया में। In this period, various buildings, bridges, roads, water supply system, fountain, etc. were built. तो ये लोग आके यहाँ पे इन लोगों ने कई सारी चीज़ें भी बनवाई, क्योंकि यहाँ पे वो रहने लगे तो अपनी अपनी सुविधा के लिए। आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा कि जो अभी रेल की पटरियाँ हैं वो अंग्रेज़ों ने दिया। बहुत सारी चीज़ें आपको मुंबई में ही मिल जाएगा, जैसे आप गेटवे का जो देखोगे तो वो भी उन्होंने ही बनवाया है, जो अंग्रेज़ हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनवाई, ऐसे बिल्डिंग्स बनवाए और ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेज बनवाई, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे हैं तो अपने हिसाब से अच्छा ऑफिस भी बनवाया। रेजिडेंस ऑफ ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स उनके अलग अलग, उन्होंने ऑफिसर अलग अलग जगह पे तैनात किए, उनको रहने के लिए जो जगह दी। अभी भी आप देखते हो ना, जो सरकारी लोग होते हैं, अफसर होते हैं, उनको रहने के लिए रेजिडेंस दिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास आपने सुना होगा, या फिर चीफ मिनिस्टर आवास, तो उनको रहने के लिए जगह दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे उनके भी जगह बनाए गए। लीडर्स एंड रिवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी थे, लीडर्स थे, उनके लिए भी रहने की जगह। पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सो यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स, जो पैलेसेस थे, जो मतलब रूलर्स थे उस टाइम के, जो राजकुमार वगैरह थे, उनके लिए पैलेसेस, महल वगैरह बनवाए। फोर्ट, किले भी जो बनवाए उन लोगों ने। प्रिजन्स, जो कि कैदी मतलब जेल, जेल बनवाया जो उन्होंने कैदियों को रखने के लिए। कैदियों को किसको रखेंगे, हमारे ही देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें ही कैदी बना के वो जेल में, अलग अलग जेल में डाला हुआ है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं मटेरियल सोर्सेज में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखो तो ये सारी चीज़, जो ऑफिस बनाए गए, जो रेजिडेंस बनाए गए, जो लीडर्स एंड रिवोल्यूशनरीज़ के लिए जो जगहें बनाई गई, वो महल बनवाए गए जो राजकुमारों के लिए, जो कि इंग्लैंड के जो राजकुमार लोग थे, और जो फोर्ट्स, किला जो था उस टाइम का, जो कैदी के लिए जो बनवाए गए जेल वगैरह, वो सारी चीज़ें मटेरियल सोर्सेज हमें मिलते हैं। अमंग दीज मॉन्यूमेंट्स मेनी बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट इवन टुडे। तो हम ऐसा बोलते हैं कि देखिए ये अंग्रेज़ के ज़माने का है, आज भी ऐसे कई सारी जगहें आपको मुंबई में ही मिल जाएगी। अगर आपकी नज़र में आपने कोई ऐसा देखा हो तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जो कि अंग्रेज़ों ने बनवाया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हैं अभी भी जो कि इंटैक्ट हैं, आज भी इंटैक्ट मतलब बरकरार हैं, आज भी बरकरार हैं। अभी हम देखते हैं कितने सारे टाइम के, जो शिवाजी के टाइम के, जो छत्रपति शिवाजी, उन्होंने जो जितने किले बनवाए, या फिर राजस्थान के जितने किले हैं बहुत सारे, तो उन्हें वो भी हम देखते हैं कि अभी भी हैं। पर जो अगर राजस्थान की बात करें तो कई सारे किले मतलब टूट फूट खंडहर जैसे हो गए, बट अभी भी कई सारे तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि आज भी बहुत ही अच्छी तरीके से खड़े हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी जो अंग्रेज़ों ने बनवाया वो भी अभी तक इंटैक्ट है, मतलब बरकरार वैसे ही मेंटेन बना हुआ है। सम आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट्स। किसी किसी जो मॉन्यूमेंट्स है उसे नेशनल, मतलब एक नेशनल धरोहर के रूप में, कि वहाँ पे जाइए देखिए, सिर्फ इसलिए उसको बना दिया गया है। वेयर एज सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। कुछ तो मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसे नेशनल मॉन्यूमेंट्स घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया है, और कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है कि आइए, मतलब म्यूजियम की तरह लोग आएँ और देखें किस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेलुलर जेल इन अंडमान, अंडमान निकोबार, जहाँ पे काला पानी की सज़ा होती थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, तो वहाँ पे अभी उसे किस तरीके से, उस जेल को, जो सेलुलर जेल था अंडमान का, उसे क्या एक म्यूज़ियम की तरह बना दिया गया कि जो हिस्टोरियन होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं, या फिर नॉर्मल लोग भी जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे किस तरीके से रखा जाता था लोगों को वहाँ का जगह। ठीक है, वाइल विजिटिंग दीज साइट्स वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। तो जब इन साइट्स पे हम जाते हैं, देखते हैं, मतलब इस तरह से जैसे कि मॉन्यूमेंट्स जहाँ जहाँ पे, म्यूजियम वगैरह जहाँ पे हम जाते हैं देखते हैं, तो उस टाइम का, जो उस टाइम का कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, मतलब कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का मतलब जो उस टाइम का हिस्ट्री था जिसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। उस टाइम के आर्किटेक्चर के बारे में, नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, किस तरीके का, मतलब जो मॉन्यूमेंट्स था किस तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, जैसे अगर हम देखें नेचर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, तो जो मुग़ल बनाते थे उनका मॉन्यूमेंट्स अलग तरीके से बनाते थे, जैसे कि अब ताजमहल सबसे बड़ा एग्जांपल है। और जैसे कि अगर हम बात करें जो पुराने, और भी पुराने जो राजा बनवाते थे, जैसे चोला डायनेस्टी के जो अलग अलग उन्होंने मंदिर बनवाया, तो उनका जो मॉन्यूमेंट्स था वो एकदम अलग से था।
और अगर हम बात करें अंग्रेज़ों का, तो उसका मॉन्यूमेंट्स का जो नेचर था, मतलब बनाने का जो स्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो वो पता चलता है हमें कि उस टाइम का कैसा स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है, मतलब कि अगर बहुत अच्छा बनाया है, जैसे कि अगर हम देखें तो जो ताजमहल है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो जड़ी गई हैं, कई सारे महंगे स्टोन डाले गए हैं, उस पे बनवाए गए हैं, बहुत अच्छी नक्काशी की गई, तो पता चलता है कि वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। ठीक है, और जो अंग्रेज़ों ने भी बहुत मजबूत बनवाया, तो उससे देख के लगता है कितनी अच्छी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं, तो पता चलता है कि उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, अच्छा था या कैसा था, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट to cellular jail in Andaman, we get information about the revolutionary work of वी.डी. सावरकर। देखिए, जब इस तरीके से हम सेलुलर जेल में जाते हैं जो कि अंडमान निकोबार में है, तो वहाँ पे हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो वी.डी. सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। तो रिवोल्यूशनरी वर्क, उनके जो क्रांतिकारी वर्क थे, रिवोल्यूशनरी मतलब जो क्रांतिकारी वर्क थे, उनके कार्य थे वी.डी. सावरकर के, वो देखने को मिलता है बाय विजिटिंग मणि भवन इन मुंबई और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरियन ऑफ गांधीयन एरा। या फिर अगर आप यहाँ पे अंडमान निकोबार में जाएं, जो वहाँ पे सेलुलर जेल जहाँ पे वी.डी. सावरकर को रखा गया था, तो वहाँ पे उनके जो क्रांतिकारी वर्क थे, ठीक है, वो देखने को हमें मिलता है, वो उससे हमें पता चलता है। मणि भवन अगर आप जाओ मुंबई में जो है, या फिर सेवाग्राम आश्रम जो कि वर्धा महाराष्ट्र में है, वहाँ पे जाते हैं अगर हम, तो गांधीयन एरा जो था, मतलब गांधी जी के बारे, गांधी जी के टाइम पीरियड का जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये आपको सारे नाम याद रखना है, ठीक है। जो ये जो जैसे कि मुंबई में क्या है, ये मणि भवन, और सेवाग्राम आश्रम कहाँ पे है, यहाँ पे वर्धा में। वी.डी. सावरकर को कहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे देखिए, तो सेलुलर जेल इन अंडमान। तो ये सारी चीज़ें आपको सारे नाम अच्छे से याद रखने हैं, आपको एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक से ऑप्शनल पूछ सकता है। म्यूज़ियम एंड हिस्ट्री। तो म्यूज़ियम आपको पता ही होगा, कभी ना कभी आप गए होंगे, जहाँ पे हिस्ट्री की जो चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं, प्रिजर्व करके रखी जाती हैं ताकि हम देख सकें उसे। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा झांसी में, तो झांसी की जो लक्ष्मीबाई की जो चीज़ें हैं अभी भी रखी गई, उनकी तलवार वगैरह सारी चीज़ें, तो वो लोग देखते हैं और उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन अ म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में सारी चीज़ें रखी जाती हैं, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी जाती हैं। एट द आगा खां पैलेस इन पुणे, पुणे में एक क्या है, आगा खां पैलेस है, महल है। ठीक है, वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स गिविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसके बारे में, महात्मा गांधी जी के लाइफ के बारे में। ये देखिए, ये है आगा खां पैलेस, तो कितनी आलीशान ये पैलेस है, आप देख सकते हो, ये आगा खां पैलेस है, इस तरह से आप देख सकते हो इसका पिक्चर। ना स्टैचूज़ एंड मेमोरियल्स, जो स्टैचूज़ बनाए गए, मूर्तियाँ बनाई गई, और मेमोरियल्स उनकी याद में जो मेमोरियल्स बनाए गए, ठीक है, वो देखते हैं हम अभी। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद का जो टाइम है, तो मेमोरियल्स ऑफ मेनी पर्सनालिटीज़ वर इरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचूज़। तो बहुत सारे ऐसे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो पर्सनालिटी थी, तो उनकी मतलब आज़ादी के बाद भी और उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ के स्टैचूज़ बनवाए गए, मूर्तियाँ बनवाई गई, आप भी देख सकते हो कई सारे, मुंबई में ही आपको कई सारी मिल जाएंगी देखने को। दीज स्टैचूज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और ये जो स्टैचूज़ हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। The various statues provide information about the contemporary rulers and eminent personalities। तो ये जो स्टैचूज़ हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, किसके बारे में, जो उस टाइम पे, ठीक है, ये जो मूर्ति बनाई गई उस टाइम के पीरियड के बारे में, किस तरीके से वहाँ के रूलर्स थे, ठीक है, जो रूल कर रहा था वो पर्सन कैसा था, और जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़, एमिनेंट मतलब जो फेमस पर्सनालिटीज़ थी, उनके बारे में। अब ये स्टैचू किसका बनेगा, जो बहुत फेमस होगा। अगर गांधी जी का आपको जगह जगह पे स्टैचू दिख रहे हैं तो आपको पता है उनके बारे में क्या है। अगर आपको जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के अगर आपको स्टैचूज़ मिलते हैं तो आपको पता है उन्होंने क्या काम किया, तो पता चलता है ना कि वो कितने ज़्यादा एमिनेंट थे, फेमस थे। इस तरीके से हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं। द डिस्प्ले plaque on the statues given us information about the full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their contribution and a biographical sketch of the person। देखिए,
स्टैचू जब बनाया जाता है तो उसके नीचे आप देखोगे तो क्या होता है, एक प्लाक लगा होता है स्टैचू के ऊपर में, कि किस तरीके से उस मतलब प्लाक का मतलब क्या होता है कि बोर्ड एक लगा होता है। वो बोर्ड किसी का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, या फिर वुड का नहीं, आप मतलब इरिप्ट किया जो लाइक स्टोन का हो सकता है। इस तरीके से वो बना होता है ना बोर्ड, उस पर लिखा होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है पूरा स्टैचू के बारे में। वो जिस पर्सन का है स्टैचू, उस पर्सन के बारे में, उनके बर्थ के बारे में, उनका डेथ डिटेल्स, सारी चीज़ें उनके बारे में यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, मतलब उनका योगदान क्या रहा है, ठीक है। और उनका जो स्केच बना होता है बायोग्राफिकल, इस तरीके से उनका स्केच भी फेस का बना रहता है उस पर्सन का जिसका वो स्टैचू रहता है। तो मतलब उनके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी रही होती है। जस्ट एज द स्टैचूज ऑफ महात्मा ज्योतिराव फूले, तो आपने देखा होगा महात्मा ज्योतिराव फूले का भी स्टैचू इस तरीके से बना हुआ है, लोकमान्य तिलक जी का भी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी स्टैचूज है। तो देयर आर मेमोरियल्स विच आर इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ वेरियस इवेंट्स विच गिव इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे बहुत सारे मेमोरियल्स बनाए गए उन लोगों की याद में, उन लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से, जितना उन्होंने योगदान दिया, जितना उन्होंने कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं पूरी लाइफ ही समर्पित कर दी, डेडिकेट कर दी अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए। तो इसके बारे में हमें उस टाइम के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द कंसर्न इवेंट। उस टाइम के इवेंट के बारे में पता चलते हैं। पीरियड, पीपल रिलेटेड टू द इवेंट, फॉर एग्जांपल हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेस। आप ये सर्च जरूर करना हुतात्मा स्मारक क्या है। तो कई जगह पे इस तरह से वेरियस प्लेसेस पे हुतात्मा स्मारक तो आप देखोगे इंडिया में, सॉरी मुंबई में ही है हुतात्मा स्मारक इस तरीके से। और तो इस तरीके से पता चलता है कि उस टाइम के लोग कौन थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, और कौन कौन लोग उससे रिलेटेड थे उस इवेंट से। तो वो सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता चलता है। ट्रेस आउट द स्टैचूज एंड मेमोरियल्स इन नेबरिंग एरियाज, नोट डाउन इन्फॉर्मेशन। ये आपको करना है। अगर आपके आसपास कोई भी स्टैचूज दिखे तो उसके बारे में आपको उस पर्सनालिटी के बारे में और उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, क्या इवेंट के बारे में उन्होंने क्या काम किया, वो सारी चीज़ें आपको इसके बारे में ज़रूर बताना है। अगर ऐसे आपने कोई आपके आसपास कोई स्टैचू हो या आपने देखा हो, म्यूजियम गए हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम बात करते हैं रिटर्न सोर्सेज की। हमने बात किया पहले मटेरियल सोर्सेज की, उसमें हमने देखा किस तरह से स्टैचूज़ वगैरह जो भी मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं रिटर्न सोर्सेज, लिखित चीज़ें हमें क्या मिली मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द रिटर्न सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा मटेरियल सोर्सेज के बारे में। अब हम बात करेंगे लिखित में क्या मिला। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। जैसे कि रिटर्न सोर्सेज में यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं। करस्पॉन्डेंस मतलब जो लेटर लिखे गए। अब लेटर तो उस टाइम पे बहुत लिखे गए होंगे, किस तरीके से आप गांधी जी ने ही कितने लेटर्स लिखे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो लेटर्स मिले हमें, और पीरियोडिकल्स जो मिले, फॉरेन अकाउंट्स एंड फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, ठीक है, अलग अलग, एंड न्यूज़पेपर्स एंड ऑटोबायोग्राफीज़ जो मिली, बायोग्राफीज़ मिली, बुक्स मिले, ये सब लिखित में हमें मिले। ये सब रिटर्न सोर्सेज है और इनसे हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। चलिए, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स ये क्या है वो देखते हैं। न्यूज़पेपर मतलब आपको पता ही है, प्रोवाइड अस, उस टाइम मतलब उस टाइम के जो अलग अलग पीरियड रहे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के, तो उस टाइम के जो न्यूज़पेपर्स आए, तो उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस हो चुका था, तभी तो हम देख रहे हैं कि उस टाइम पे वीडियो, प्रिंट, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें सब कुछ अवेलेबल थी, ठीक है। न्यूज़पेपर प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। तो उस टाइम के जो न्यूज़पेपर्स हैं अगर हमें रखा गया है जो प्रिजर्व करके, तो उस टाइम का जो इवेंट्स, कंटेम्प्रेरी का मतलब आप यही समझिए कि उस टाइम का, अभी जो हमें न्यूज़पेपर मिला उस टाइम का जो चीज़ उसमें लिखी गई है, उस टाइम का जो हिस्ट्री था उसके इवेंट्स के बारे में पता चलता है क्या क्या घटनाएं हुई। अलॉन्ग विद इट डिटेल एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, व्यूज़ ऑफ एमिनेंट पीपल, एडिटोरियल्स आर ऑल्सो पब्लिश्ड। क्या क्या चीज़ें पब्लिश हुई इसके साथ में, सारी डिटेल्स जो उस टाइम का पर्टिकुलर इवेंट था, ठीक है। मान लीजिए किसी एक फ्रीडम फाइटर्स ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, आप देखोगे आगे कितने सारे न्यूज़पेपर कौन कौन ने स्टार्ट किया, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया और बहुत सारे लोग ऐसे थे। तो जो भी होता था हमारे देश में, मान लीजिए आज कुछ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बारे में लिखा गया, चौरी चौरा कांड हुआ तो उसके बारे में लिखा गया, महाराष्ट्र में कुछ इवेंट हुआ तो उसके बारे में लिखा गया। तो इस तरह से पब्लिश हुआ। और एडिटोरियल्स जो मतलब होता था, जो कंटेंट लिखा जाता था और जो एमिनेंट पीपल उसमें होते थे या उनके व्यूज़ क्या है, उन्होंने क्या बोला, वो सारी चीज़ें भी उसमें इंफॉर्मेशन में मिल जाती है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे हमें मिलते हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल, उस टाइम
अगर हम बात करें तो उस टाइम का पॉलिटिकल जो मैटर था वो किस तरीके से चल रहा था। अगर हम देखें तो अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे, तो आपको पता ही किस तरीके से रूल कर रहे थे। वो हमारे देश के नहीं थे, तो हमसे उन्हें कोई सिंपथी नहीं थी, वो यहाँ से सब लूट लूट के ले जाना चाहते थे। तो आप समझ सकते हो उस टाइम का पॉलिटिकल कंडीशन क्या रहा होगा। ठीक है, उस टाइम के नेता कैसे रहे होंगे, जो भी वहाँ के लोग जो रूल कर रहे थे तो वही नेता भी थे यहाँ के, तो वही लीडर थे। तो किस तरीके से रूल कर रहे थे रूलर्स, अब आपको पता ही है, थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। सोशल जो कि समाज में क्या चल रहा था वो सारी चीज़ें, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी हमारे देश की, तो बहुत बुरा हाल हो गया था जिस तरीके से उन्होंने पूरे इंडिया को चूस डाला। ठीक है, समझ सकते हैं आप किस तरीके से पूरा गरीब बना डाला सोने की चिड़िया को, क्योंकि हमारे हमारे देश को हम सोने की चिड़िया के नाम से ही जानते थे इसके पहले, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे। ठीक है, सबको यही पता था। लेकिन जब अंग्रेज आए किस तरीके से उन्होंने नुकसान पहुंचाया वो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था उस टाइम, कल्चरल हैपनिंग्स ऑफ दैट पीरियड, उस टाइम का कल्चर मतलब हमारे देश के लोग क्या कैसा कल्चर था, क्या क्या फेस्टिवल वो लोग मनाते थे, किस तरीके से रहते थे, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे न्यूज़पेपर के थ्रू में मिल जाता है। इन द प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले, न्यूज़पेपर लाइक ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी एक्टेड एज इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ अवेकनिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल। जितने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे नाम याद रखने होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार, ये सारी पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, पत्रिकाएं हैं। ठीक है, दीनबंधु, केसरी, ये सब के सब यहाँ पे जितने हैं ये सब के सब आपको याद रखने हैं नाम। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेज रहे हैं लोगों के, जो लोग थे, जो हमारे देश के लोग थे, उनके दिमाग को मतलब उनके माइंड को अवेकनिंग कर मतलब जगाना, जागृत करना, कह सकते हैं जागरूक करना, एक जरिया था। ये सारे की सारी यहाँ पे जितनी भी मैगजीन्स थी सब एक जरिया थे लोगों को जगाने का। ठीक है, कि जागो, उठो और देश के लिए लड़ो, फाइट करो। Through the newspaper, we can study the British policies regarding India and their effects on India. तो न्यूज़पेपर के थ्रू हम और क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसीज़, नीतियाँ क्या थी इंडिया के प्रति। ठीक है, और जो पॉलिसीज़ लाए तो लाए, उससे इंडिया पे इफ़ेक्ट क्या पड़ा, इंडिया के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ा, अच्छा या बुरा। आज भी अगर हम देखें कोई गवर्नमेंट हमारा कुछ पॉलिसी लाती है, कोई नीतियाँ लाती है हमारे लिए, कुछ योजना लाती है, तो वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट अच्छा गिरा या बुरा गिरा, तो हम ऐसा एनालाइज करते ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये न्यूज़पेपर के थ्रू बिल्कुल ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो हमें पता चलती थी, मतलब पता चलती है वो पढ़ के न्यूज़पेपर, कि इंडिया के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ इसका। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर्स वर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम का जो न्यूज़पेपर हमारे देश के लोग निकालते थे या चलाते थे, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के सोर्स नहीं थे, कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स में क्या हुआ, हमारे देश की जो राजनीति थी वो किस तरीके से हुई, क्या क्या हुआ, वो सोर्सेस हमें सिर्फ नहीं मिलता, बल्कि जो सोशल रिफॉर्मेशन हुआ, जो हमारा समाज निर्माण हुआ, जो हमारे देश का जो सोशल रिफॉर्मेशन हुआ, मतलब किस तरह से हमारा देश के जो लोग थे, सामाजिक जो कह सकते हैं रिफॉर्म हुआ, सुधरा या फिर बना, वो सारी चीज़ें भी हमें इससे मिलता है, पता चलता है, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। द निबंधमाला बाय, निबंधमाला किसने किया है, लिखा है, वो देखते हैं। निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर एंड शतपत्रे रिटर्न बाय लोकहितवाणी एलियास गोपाल हरि। ठीक है, तो ये देखिए जो हमने देखा कि दीन क्या था यहाँ पे, निबंधमाला। तो निबंधमाला कौन लिख रहा था यहाँ पे, निबंधमाला लिखा था विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने। और शतपत्रे कौन सा लिखे थे उन्होंने, लोकहितवाणी और गोपाल हरि। तो लोकहितवाणी एलियस का मतलब है कि उर्फ जैसे हम लगाते हैं ना, तो एलियस का मतलब होता है दूसरा नाम, तो यही लोकहितवाणी का दूसरा नाम क्या था, गोपाल हरि। तो ये जो यहाँ पे इनका जो ये जो लिखते थे, और जो ये शतपत्रे जो ये लोकहितवाणी या फिर जो गोपाल हरि लिखते थे, सो ये क्या था, देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़। तो क्या था ये सब, मतलब इनका ये सब, ये लोग पत्रिका लिखते थे अलग अलग, और यहाँ पे जो प्रभाकर था, ठीक है, देशमुख इन द वीकली, सो गोपाल हरि देशमुख इन द वीकली प्रभाकर, तो इनका क्या था, प्रभाकर करके जो भी था, मतलब कि जो मैगजीन वगैरह लोग लिखते थे कल्चरल इशू पे,
जो सोशल वेरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ पे जो लिखते थे, वो इनका वीकली ये छपता था इन लोगों का, ये जो पत्रिकाएं हैं, और इससे लोगों को काफ़ी कुछ मतलब लोग अवेयर हुए इससे। लेट अस नो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर्स। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी न्यूज़पेपर कोई निकाले, वो हम देखते हैं कौन कौन से। इन जनवरी 1920 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड द फोर्टनाइटली मूक नायक। तो 1920 में, ईयर याद रखिए, 1920 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्टार्ट किया एक पत्रिका मूक नायक के नाम से। फोर्टनाइटली मतलब कह सकते हैं कि ये 15 दिन पे छपता था, ठीक है। बट लेटर, ओके, तो फोर्टनाइटली मतलब कि 15 दिन पे ये छपता था मूक नायक। बट लेटर डॉक्टर अम्बेडकर हैड टू लीव फॉर हायर स्टडीज़ टू इंग्लैंड एंड हैंस ही हैंडेड ओवर दिस पेपर टू हिज कलीग्स। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, इन्हें अपने हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ा, इंग्लैंड जाना पड़ा। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ये जो पत्रिका का ये जो काम था, ये किसे अपने कलीग्स को देके हैंड ओवर करके चले गए। इन अप्रैल 1927 डॉक्टर अम्बेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत। इन्होंने एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, बहिष्कृत भारत। थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत ही रोट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग देम। तो कॉमन पीपल जो लोग थे, जो देश के आम लोग थे, तो उनको यूनिटी में लाने के, उन्हें एकता में लाने के लिए, ये उनके अंदर एक रिफॉर्म लाने के लिए, एकजुट होने के लिए ये बहिष्कृत भारत लिखते थे, ठीक है, ये न्यूज़पेपर। क्योंकि उस टाइम पे हम देखें तो काफ़ी कुछ जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस टाइप से कुछ मतलब कि थोड़ा बहुत उस टाइम पे बाबा साहब अम्बेडकर क्यों लड़े इतना, मतलब ये जो कि हमारे जो ऑप्रेस्ड पीपल थे, मतलब जो दलित वर्ग के थे या फिर जो लोअर कास्ट के थे, तो उनके बीच में क्या होता था, यहाँ पे काफ़ी कुछ भेदभाव होता था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बहिष्कृत भारत इस तरीके से किया, न्यूज़पेपर लाए यहाँ पे, ताकि लोग एकजुट हो सके, जितने देश के लोग हैं सबके सब ये बड़ा छोटा हटा के ये सबको नज़रअंदाज करें और सब लोग एक साथ लड़ें। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो स्टार्टेड 2 more न्यूज़पेपर, नेमली जनता एंड प्रबुद्धा भारत। तो यहाँ पे उसके अलावा इन्होंने और कौन सा न्यूज़पेपर यहाँ पे निकाला, स्टार्ट किया, तो जनता और प्रबुद्धा भारत, तो ये भी उन्होंने स्टार्ट किया। ये देखिए बहिष्कृत भारत का ये लोगो है यहाँ पे, ठीक है। सो लेसन हमारा काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मैप्स एंड ड्राइंग से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके।